प्रिय छात्रों, सुप्रभात। ऑनलाइन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। छात्रों, पिछले कालांश में हम लोगों ने वर्णमाला या वर्ण विचार पाठ का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत वर्णों से शब्द कैसे बनते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण विच्छेद क्या होता है, वर्ण संयोग क्या होता है, संयुक्त वर्ण क्या होते हैं आदि पर हम लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया था। आज हम एक नया पाठ प्रारंभ करते हैं, जिसका नाम है अकारांत पुल्लिंग शब्दाह। पाठ को प्रारंभ करने से पहले हमें जानना होगा कि अकारांत क्या होता है और पुल्लिंग क्या होता है। अकारांत और पुल्लिंग दो शब्द हैं। इस पाठ में हम लोग इसी के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो ऐसे शब्द जो अकारांत हो, पुल्लिंग हो, ऐसे शब्दों को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं अकारांत क्या होता है। इसके लिए हमें शब्दों के प्रकार को जानना होगा। हम अगर अकारांत शब्द के बारे में हम जानना चाहते हैं, जो आज हमारा संस्कृत विषय के अंतर्गत हमारा आज का पाठ है, तो इसके लिए हमें शब्दों के प्रकार को जानना आवश्यक होगा। संस्कृत भाषा में शब्दों को उनके अंत में आने वाले वर्ण के अनुसार जाना जाता है। यही उनका शब्द प्रकार कहलाता है। जैसे किसी शब्द का वर्ण विच्छेद करने पर कोई भी, क्योंकि हम पुल्लिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पुल्लिंग ऐसा शब्द हो जो पुल्लिंग, जब उस शब्द का हम वर्ण विच्छेद करते हैं, जैसे हम आपको पिछले वो कालांश में बता चुके थे कि ध्वनि से वर्ण का निर्माण होता है, वर्णों से शब्द का निर्माण होता है और शब्दों से वाक्य का निर्माण होता है। तो हम जब शब्द निर्माण की बात करते हैं तो इसके वर्ण विच्छेद होते हैं। हम वर्णों को अलग अलग, उस शब्द के वर्णों को अलग अलग करते हैं। तो विच्छेद करने पर जो कोई भी शब्द हो, क्योंकि हम पुल्लिंग शब्द के बारे में पढ़ रहे हैं, तो नर शब्द का हम अगर वर्ण विच्छेद करते हैं तो उसका जो अंतिम वर्ण होगा, जो उस शब्द का अंतिम वर्ण हो, वह शब्द अकारांत शब्द कहलाता है। जैसे आपके सामने कई उदाहरण हैं, अभी मैं आपको विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। तो पहला हमारा नर शब्द है, और क्योंकि आज का हमारा पाठ भी अकारांत है, तो नर शब्द को जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि व्यंजन के साथ स्वर जुड़ा होता है। अब देखिए, जैसे हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो ना, धन, आ, धन, रा, धन, आ, लास्ट में व्यंजन के साथ आ ध्वनि आ रही है। तो अब ये कौन सा शब्द हो गया? छोटा आ जुड़ा हुआ है, तो यह अकारांत शब्द। इसी प्रकार से दूसरा शब्द है लता। लता के अंत में बड़ा दीर्घ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? आकारांत शब्द। इसी प्रकार से कवि, कवि में छोटी आ रही है तो होगा इकारांत शब्द। इसी प्रकार नदी में दीर्घ बड़ी आ रही है, इकारांत शब्द हो जाएगा। गुरु में छोटा ऊ आ रहा है तो यह उकारांत शब्द हो जाएगा। वधु, वधु में दीर्घ ऊ आ रहा है तो ये उकारांत शब्द हो जाएगा। पितृ इसी प्रकार से है, पितृ में री आ रहा है तो रिकारांत शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार राजन शब्द है, राजन में ना आ जा रहा है जो हलंत के साथ लगा हुआ है तो नकारांत शब्द हो जाएगा। तो बच्चों, आप इस शब्दों के प्रकार के माध्यम से आप जान गए होंगे कि अकारांत शब्द क्या होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। बेटा, इसको समझने से पहले हमें लिंग के बारे में भी जानना है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। आप लोगों ने अभी तक हिंदी में पढ़ते हुए आए होंगे
कि हिंदी में दो लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लेकिन संस्कृत विषय में पुल्लिंग क्या होता है, आइए इसके बारे में जानें। संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग जो हमें पुरुष जाति का बोध कराता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग जो हमें स्त्री जाति का बोध कराता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। और नपुंसक लिंग जो हमें न स्त्री जाति का बोध कराता है और न पुरुष जाति का बोध कराता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। बच्चों, इसके साथ साथ, इन लिंगों के साथ साथ हम इसकी पहचान भी बताएंगे कि आपको कैसे समझ में आएगा कि यह स्त्री जाति का है या पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है। तो सर्वप्रथम, अगर पुल्लिंग जो होता है उस शब्द के साथ अंत में विसर्ग लगा हो, जो बिंदियां आपको दो दिखाई दे रही हैं, इसे हम विसर्ग कहते हैं। पिछली कालांश में आप लोगों ने पढ़ा भी था, तो विसर्ग कहते हैं। तो अगर शब्दों के अंत में विसर्ग लगा हो तो वह हम समझ जाएंगे या जान जाएंगे कि यह पुल्लिंग शब्द है। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में दीर्घ आ जाए, बड़ा आ जाए, तो हम जान जाएंगे कि स्त्रीलिंग है। और नपुंसक लिंग की पहचान होती है शब्दों के अंत में अगर माँ आ जाए, म आ जाए, तो हम उसको जानेंगे नपुंसक लिंग है। तो बच्चों, आपको शब्दों की पहचान हो गया होगा, शब्दों के प्रकार आप समझ गए होंगे और अकारांत शब्द क्या है इसके बारे में। इसी के साथ साथ बेटा, हमें आपको एक चीज़ जानना बहुत आवश्यक है कि संस्कृत में तीन वचन भी होते हैं और वचन के अनुसार ही हम शब्दों के पहचान करेंगे और शब्द बनाएंगे। वचन, जैसे हम जानते हैं कि हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा था वचन दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन हमें एक संख्याओं का ज्ञान कराता है और दो या दो से अधिक संख्याओं हमें बहुवचन के अंतर्गत आता है, वह हमें दो या दो से अधिक का ज्ञान कराता है। और वचन का जो अर्थ होता है वह होता है संख्याओं का ज्ञान करना। इसी से हम जानते हैं कि एक है, दो है या दो से अधिक है। लेकिन संस्कृत में तीन वचन होते हैं। संस्कृत में तीन वचन होते हैं, जैसे आपके सामने एक वचन बाला, द्विवचन बालव और बहुवचन बाला। अब बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है बच्चों। एक वचन बाला विसर्ग लगा हुआ है, अर्थात एक बच्चा। दो वचन बालो, दो वचन में ध्यान दीजिएगा औ लग जाएगा, औ की मात्रा लग जाएगी, बालव। यह दो वचन दो व्यक्तियों या दो बच्चों के बारे में बता रहा है। और बहुवचन के अंतर्गत जैसे लिखा है बाला, दीर्घ आ और विसर्ग दोनों साथ में जब लगेंगे तो हम जान जाएंगे कि यह बहुवचन है। तो यह तीन या तीन से अधिक संख्याओं के बारे का ज्ञान करा रहा है। आइए थोड़ा सा विस्तार से जानें। अब मुझे विश्वास है कि आपको वचन और लिंग दोनों के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हमें शब्दों का निर्माण एक वचन से पहचान कैसे करनी है, दो वचन में कैसे करना है और बहुवचन में करना है। एक बार फिर से आपको दोबारा बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक वचन में बाला विसर्ग लग जाएगा, दो वचन में औ लग जाएगा और बहुवचन में दीर्घ आ के साथ विसर्ग लगा होगा। तो हम जान जाएंगे, थोड़ा सा विस्तार से जानें। एक जिससे हमें एक का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। ये परिभाषा है इसकी, ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखा है अश्वः, अश्वः विसर्ग लगा हुआ है, एक घोड़ा, घोड़े को संस्कृत में अश्वः बोला जाता है, अश्व। उसी प्रकार से दो वचन जिससे हमें दो का बोध हो उसे हम द्विवचन कहते हैं। जैसे अश्वौ, इसमें दो घोड़े दिखाई दे रहे हैं तो दो घोड़े। इसी प्रकार से जिससे हमें तीन या तीन से अधिक संख्याओं का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं, जैसे लिखा है अश्वाह। आइए और थोड़ा सा, अब हमें आशा है, उम्मीद है कि आपको
वचन, अकारांत शब्द और पुल्लिंग शब्द आदि के बारे में पता चल गया होगा और आप समझ गए होंगे। आइए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा और शब्दों का शब्दकोश में चलते हैं और आपको वचन बनाने के थोड़े से नियम के बारे में बताते हैं। अब देखिए इसमें एक पुल्लिंग शब्द, क्योंकि हमारा जो पाठ है पुल्लिंग शब्द ही है। अब इसमें एक वचन, दो वचन और बहुवचन बनाया गया है। अब इससे आपका शब्दकोश बढ़ेगा। नरः, नरौ, नराः, एक मनुष्य, दो मनुष्य, अनेक मनुष्य। इसी प्रकार से कृषकः, कृषको, कृषकाः। कृषक बेटा किसान होता है जो खेती बाड़ी का काम करता है। एक किसान, दो किसान और तीन या तीन से अधिक किसान, अनेक किसान कह सकते हो। इसी प्रकार से सैनिकः, एक सैनिक, सैनिकों, दो सैनिक, सैनिका, अनेक सैनिक। इसी प्रकार से श्रमिकः, श्रमिकों, श्रमिका। श्रमिक होते हैं बेटा जो मेहनत मजदूरी करने वाले होते हैं, जो काम करते हैं या हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं। हमें हर पल इनकी किसी न किसी प्रकार से सहायता लेनी पड़ती है। तो श्रमिक का अर्थ होता है मेहनत करने वाले मजदूर। एक श्रमिक, श्रमिकों, दो मजदूर, श्रमिका, अनेक मजदूर। इसी प्रकार से सिंह, सिंघौ, सिंघा, एक शेर, दो शेर और अनेक शेर। बेटा शेर के बारे में आप तो जानते हैं, शेर जंगल का राजा कहा जाता है। इसी प्रकार से गजह, गजह को संस्कृत में हाथी बोलते हैं। गजह, गजो, गजा, एक हाथी, दो हाथी, अनेक हाथी। यह एक विशाल जानवर होता है बेटा, देखने में बहुत बड़ा होता है और यह जंगलों में निवास करता है और लोग इसे पालते भी हैं। कोई कोई जो शौकीन होते हैं इसको पालते भी हैं। इसी प्रकार से चित्रकाह, चितकौ, चितका, चीता, चितकौ को बोला जाता है चीता। यह धावक होता है, बहुत तेज दौड़ता है, अपने शिकार पर बहुत तेज शिकार करता है तेज दौड़ के। तो एक चीता, दो चीता और चित्रका, अनेक चीते। इसी प्रकार से भल्लुका, भल्लुका बेटा ये इसे भालू, हिंदी में इसे भालू बोला जाता है। यह जंगल में निवास करता है। भल्लुका, भल्लुको, भालुका, एक भालू, दो भालू, अनेक भालू। इसी प्रकार से कुकुरा, कुकुरो, कुकुरा, कुत्ता जानते हो, डॉग आप जानते हो, संस्कृत में से कुकुरा बोला जाता है। एक कुत्ता, दो कुत्ता, अनेक कुत्ते। मयूरा, मयूरो, मयूरा, यह बहुत ही अच्छा पक्षी होता है। यह हमारा बेटा राष्ट्रीय पक्षी भी इसे कहे जाते हैं। मयूरा का अर्थ होता है मोर। एक मोर, दो मोर, अनेक मोर। इसी प्रकार से कपोता, कपोतौ, कपोता, कपोता बेटा कपोता को हिंदी में बोला जाता है कबूतर, जिसे जानते हैं आप, कबूतर के नाम से आप जानते हैं, उसे बोला जाता है कपूता। एक कबूतर, दो कबूतर, अनेक कबूतर। इसी प्रकार से शुकह, शुकह यह मीठा बोलने वाला पक्षी होता है जिसे हम तोता बोलते हैं, पैरेट इंग्लिश में बोलते हैं। सुग्गा गांव की भाषा में तद्भव शब्द का प्रयोग करके बोलते हैं। शुकह, एक तोता, शुकौ, दो तोते, शुका, अनेक तोते। इसी प्रकार से काका, काकौ, काका, यह काले रंग का पक्षी होता है जिसे हम कौवा बोलते हैं। एक कौवा, दो कौवा और अनेक कौवा। बेटा इसी के साथ साथ निर्झरा, निर्झरौ, निर्झरा, निर्झरा का अर्थ होता है बेटा झरना। पहाड़ों से देखते हो पानी गिरता हुआ दिखाई देता है तो इसे हम झरना बोलते हैं। तो एक झरना, दो झरना और अनेक झरना। घटा, घटौ, घटा, घड़ा, घटा को बोला जाता है घड़ा। एक घड़ा, दो घड़ा और अनेक घड़ा। इसके बाद चस्का, चस्को, चस्का, चस्का बेटा हिंदी में इसका अर्थ होता है ग्लास। ग्लास का उपयोग हम आप अपने दैनिक जीवन में ढेर सारा करते हैं।
तो एक गिलास, 2 गिलास और अनेक गिलास। आइए बेटा अब थोड़ा कुछ शब्दों पे चलते हैं जिसकी मीनिंग हम आपको बताते हुए चलते हैं। गर्दभा का अर्थ होता है गधा, उष्ट्रा मतलब ऊंट, अजा मतलब बकरी, भुजंगा मतलब सांप, बिडाला मतलब बिल्ली कैट जिसे बोलते हैं, मत्स्य अर्थात मछली, खगा अर्थात पक्षी, हंसा अर्थात हंस, बका बकुला, पर्वता पहाड़, नृपा राजा, हंसता हाथ, पादा पैर। आशा है बेटा कि आपको अकारांत पुल्लिंग शब्दों में कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर ऐसी भी कोई समस्या आती है तो आप हमसे फ़ोन के माध्यम से, किसी व्हाट्सएप के माध्यम से कोई भी समस्या का समाधान किसी भी समय कर सकते हैं। नमस्कार।